हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग गौर से सुनिएगा और जितने भी क्राफ्ट बन रहे हैं उनको देखिएगा। अगर पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। कहानी का नाम है आखिरी खत। 14 अगस्त की शाम थी। गांव भैरमपुर में पुराना बरगद का पेड़ ढलते सूरज की किरणों से सुनहरा हो रहा था। बच्चे हाथों में तिरंगा लिए दौड़ रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन गांव के एक कोने में एक कच्चे मकान के भीतर 78 वर्षीय वीर सिंह खामोशी से बैठे थे। हाथ में एक पुराना पीला पड़ा खत। दरवाजे पर उनकी पोती मीरा खड़ी थी। पोती बोली, दादाजी। उसने धीरे से कहा, सारे लोग बाहर तिरंगा फहरा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? वीर सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटी, आज मैं किसी और तरह से आज़ादी का जश्न मना रहा हूँ। मीरा उनके पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रों में जिज्ञासा थी। ये खत किसका है दादाजी? मीरा पूछती है। वीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से वो खत मीरा को पकड़ा दिया। ये खत तुम्हारे परदादा का है। 1947 में जब वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए थे तब ये लिखा था। ये उनका आखिरी खत था क्योंकि वो फिर लौटे ही नहीं। मीरा ने सहमे हुए हाथों से खत खोला। उस पुराने कागज़ पर लिखा था, मेरे प्यारे वीर, अगर यह खत तुम्हें मिला तो समझ लेना कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं लौट पाऊँगा। लेकिन डरना मत बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक आज़ाद देश में सांस ले सको। तुम्हारे हाथों में एक दिन तिरंगा होगा जो मैंने खून और विश्वास से सींचा है। वादा करो मुझसे, इस देश को कभी झुकने नहीं दोगे। तुम्हारा पिता धर्मपाल सिंह। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वीर सिंह ने धीरे से उसका हाथ थामा। बेटी, हम सबको आज तिरंगा लहराते हैं। हम सब जो आज तिरंगा लहराते हैं वो उनके खून की वजह से है। इसीलिए आज 15 अगस्त मेरे लिए सिर्फ उत्सव नहीं, श्रद्धांजलि है। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, दादाजी, हम उनका सपना नहीं मरने देंगे। बाहर आकाश में आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन उस कमरे में एक चुप्पी में भी गर्व और बलिदान की गूंज रही थी। जय हिंद। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और ये क्राफ्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। अच्छी सी एक कहानी आप लोग को मैं सुना रही हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। इस कहानी का नाम है माँ कहती थी तिरंगे से बात करना। पहला है, एक पुरानी कोठरी और एक पुराना तिरंगा। वर्ष 2025।
दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में 23 वर्षीय आयुष अपने दादाजी के कमरे की सफाई कर रहा था। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनकी यादें धीरे धीरे धूल में दबती जा रही थी। अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ से एक लकड़ी का छोटा संदूक निकला। उसमें एक पुराना तिरंगा रखा था, कुछ मुरझाया हुआ, किनारे से हल्का सा फटा हुआ, साथ में एक चिट्ठी और एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर। एक युवा लड़का हाथ में तिरंगा पकड़े मुस्कुराता हुआ। आयुष ने माँ को आवाज़ लगाई, माँ ये तिरंगा और ये चिट्ठी किसकी है? माँ कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ये तुम्हारे परदादा का है और वो चिट्ठी उन्होंने जेल से लिखी थी। चिट्ठी की बात, चिट्ठी अब आयुष के हाथों में थी और उस पर हल्का सा कांपता हुआ लिखा था, प्यारे बेटे, जब तुम ये पढ़ रहे हो तब शायद मैं किसी जेल की कोठरी में तन्हा बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं फिर घर लौट पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर ना लौट पाऊँ तो इस तिरंगे को संभाल कर रखना। ये वो नहीं जो बाज़ार में बिकता है, ये वो है जो मैंने जेल में छुपा छुपा कर सिला था। जब भी कोई पूछे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है तो उन्हें ये तिरंगा दिखाना और कहना कि इसमें हमारे सपनों के साथ हमारे आंसू, हमारी रोटी और हमारा खून भी शामिल है। देश के लिए जीना आसान नहीं, पर अगर कभी वो मौका आए तो झुकना नहीं, तिरंगे की तरह ऊंचा रहना। तुम्हारा पिता प्रेमनाथ। आयुष की आंखें नम हो गईं। वो तस्वीर अब एक चेहरा नहीं बल्कि एक इतिहास बन चुका था। उस रात माँ ने आयुष को एक कहानी सुनाई। तुम्हारे परदादा प्रेमनाथ बस 17 साल के थे जब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें देशद्रोही कहा और जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में बंदियों से पुराने कपड़ों के टुकड़े मांगे और उस तिरंगे को सिलाया। वो तिरंगा कभी फहराया नहीं गया, लेकिन वो उनके दिल में लहराता रहा। जब वो मरे तो उनकी आखिरी इच्छा थी, मेरा तिरंगा मेरे सीने पर रखना, वो मेरी माँ है। 15 अगस्त की सुबह आयुष मोहल्ले की छत पर खड़ा था। चारों तरफ लोग सेल्फी ले रहे थे। स्पीकर पर देशभक्ति गीत चल रहे थे, पर आयुष ने उस पुराने तिरंगे को अपने हाथ में लिया था। आंखें बंद की और मन ही मन बोला, दादाजी आपका तिरंगा आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं आज़ादी मिल गई, पर आपकी तरह जीना सीख जाऊं तो शायद समझ पाऊं कि आज़ादी क्या सच में मिली है या अभी बाकी है। उसने तिरंगे को फिर से तह किया, चिट्ठी के साथ एक लाल कपड़े में लपेटा और उसे उसी संदूक में रखा जहां यादें धड़कती थी। कभी कभी आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं होता, कभी कभी वो एक चिट्ठी में होता है, कभी एक फटी हुई झंडी में और कभी किसी जवाब की माँ की चुप्पी में। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियाँ का रंग है जो अब भी दिलों में जिंदा है। जय हिंद। आपको ये कैसा लगा कहानी, प्लीज़
कमेंट में बताइएगा, मुझे तो रोना आता है। हेलो बच्चों, 15 अगस्त यानी कि आज़ादी दिवस। पर क्या आपको पता है आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं? और हमें आज़ादी मिली थी तो किससे मिली और कैसे मिली? आज मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की कहानी सुनाऊंगी। भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने के लिए आज से तकरीबन 400 साल पहले सन 1608 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। उन्होंने भारतवासियों को उस समय ये कहा कि वो यहाँ महज बिजनेस यानी कि कारोबार करने के लिए आए हैं। पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर ही अपना कब्जा कर लिया। बिजनेस के नाम पर किया गया धोखा भारत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें वापस खदेड़ने के लिए लाखों ही जानें हमें गंवानी पड़ी। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। वे भारतीयों के साथ बेहद भेदभाव करते थे, जैसे कि भारतीय इंसान ही ना हो। पर इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी सन 1857 में मंगल पांडे ने। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज भारतवासियों के घर में उन्हीं को गुलाम बना रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत को इनसे आजाद करवाने की ठानी। परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और इसके बदले उन्हें फांसी दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। परंतु मंगल पांडे की शहीदी ने एक नई लहर शुरू की और अब हर भारतीय अपनी आज़ादी की मांग रखने लगा, जिससे अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। इसके साथ ही आवाज उठाने निकली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी। इससे पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि भारत की औरतें भी किसी से कम नहीं हैं, परंतु वो भी अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी एक जंग में शहीद हो गईं। इनके बाद आई गदर पार्टी ने भी अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा, पर वो भी एक एक करके सब शहीद होते गए और उनमें से सबसे छोटी उम्र के शहीद करतार सिंह सराभा थे, जो महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा के बलिदान से प्रभावित हुए भगत सिंह, जिनका बचपन से बस एक ही सपना रहा, भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना। 13 अप्रैल 1919 में जब वैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने मासूम और निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चला के हजारों ही लोगों को मार दिया, जिसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जवान होते होते इतनी किताबें पढ़ी जिससे उन्होंने जाना कि कैसे एक खुशहाल देश बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को धर्म और जाति भेदभाव से दूर किया, परंतु उस समय अंग्रेज फिर से डर गए और उन्हें लगने लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने भगत सिंह को भी उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी। इतने सालों में कई सारे भारतीय लाखों की संख्या में शहीद हो चुके थे और भगत सिंह की शहीदी के बाद तो सभी एकजुट होकर आजादी पाने की तरफ बढ़ने लगे। कांग्रेस पार्टी को भी देश को आजाद करवाने के लिए काफी श्रेय दिया गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी एक बहुत बड़ी ओहदे की नौकरी छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और लोग उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करते थे। पर आजादी की तरफ बढ़ते भारत को देख ब्रिटिशर्स ने फिर से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की,
जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटना शुरू किया और भेदभाव, आपसी नफरत का रूप ले गई, जब दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने देश की मांग की। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को आज़ादी मिली। हर तरफ खुशी की लहर थी, पर इसी खुशी के बीच भारत 2 हिस्सों में बांटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान में ज़्यादा हिंदू और सिख थे और पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम गए। इस बंटवारे में भी हजारों लोग मारे गए, परंतु भारत अब आज़ाद हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, देखा हमारा इतिहास कितना महान है, कितने बलिदान देकर हम आज आज़ादी से घूम पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने देश की मिट्टी को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। गट्टू चिंकी उछलते हुए स्कूल से घर आए और आते ही उन्होंने अपने बैग्स और लंच बैग्स इधर उधर फेंक दिए। शूज भी उन्होंने रैक में नहीं रखे। दोनों के शूज हॉल के दरवाजे से लेकर सोफे तक अस्त व्यस्त पड़े थे। आते ही दोनों सोफे पर बैठ गए। ओह शिट, थक गए। मम्मी, पानी लाना तो। मम्मी किचन में काम कर रही थी। रुको जरा, लाती हूँ। दोनों सोफे पर बैठे बैठे बातें करने लगे। कल को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मॉर्निंग रैली, स्लोगन्स, फ्लैग होस्टिंग, बहुत मजा आएगा। जय वंदे मातरम। मातरम, बाप रे, और गला सूख गया। मम्मी पानी लाओ ना, हम कब से चिल्ला रहे हैं। मम्मी पानी लेकर आई तो झट से दोनों ने दोनों ग्लास उठाए और गटक गए। मम्मी ने हॉल में नजर घुमाई तो गट्टू चिंकी के बैग, शूज सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। बेचारी मम्मी चुपचाप शूज उठाकर बाहर रैक में रखाई, फिर दोनों के बैग्स उठाकर अंदर जाने लगी कि तभी गट्टू बोला, मम्मी आपको पता है ना, कल 15 अगस्त है। कल हम एकदम सिपाही की तरह बन ठन कर जाएंगे। हमारे यूनिफॉर्म्स रेडी है ना? बेटा, वॉशिंग मशीन खराब है ना? डोंट वरी, आज तुम सबके कपड़े धोकर सुखा दूंगी और रात को प्रेस भी कर दूंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी हैरान हो गए। क्या मम्मी, आज यूनिफॉर्म्स तैयार हो जाने चाहिए थे ना? बरसात के दिन है, यूनिफॉर्म सूख नहीं पाए तो फिर हम कल क्या पहन कर जाएंगे? अभी हमारे यूनिफॉर्म्स धोकर सुखा दो। बेटा, किचन में बहुत काम पड़े हैं, बाद में धो दूंगी। नहीं, पहले यूनिफॉर्म, बाद में बाकी काम। कल इंडिपेंडेंस डे है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मम्मी ने सारे काम छोड़े और उन्हें सबके कपड़े धोकर सुखाने पड़े। थोड़ी देर बाद पापा ऑफिस से आए और वो भी गट्टू चिंकी के साथ सोफे पर विराजमान हो गए। मम्मी हॉल में आई तो हॉल में बातें चल रही थी। बच्चों, कल सच में बहुत बड़ा दिन है। कल के दिन ही हमें आजादी मिली थी और आजादी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। अरे सुनो तो, जरा चाय लेकर आना। क्या तुम पापा के लिए चाय बना दोगे? प्लीज, तुम्हारे कपड़े धोने के चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ और सब्जी भी लानी है, खाना भी बनाना है और भी बहुत काम है। क्या मम्मी, आप ही बनाओ ना, हम तो अभी फ्रेश भी नहीं हुए। एक काम करो, चाय के साथ साथ सैंडविच भी बना देना, थोड़ी भूख लगी है। बेचारी मम्मी क्या करती, वो किचन में गई और सारे काम छोड़कर चाय और सैंडविच बनाने लगी। रात के 10:30 बजे सब लोग खाना खाने बैठ गए। क्या यार, बहुत लेट कर दिया, 10:30 हो गए। हम सोएंगे कब और जागेंगे कब? पता है ना, कल जल्दी जाना है। मम्मी ने बिना कुछ कहे सबको खाना परोसा। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मम्मी ने किचन संवारा, फिर देर रात तक वह गट्टू चिंकी और पापा के कपड़े प्रेस करती रही। सुबह मम्मी की आंख खुली तो टाइम देखकर उनका सिर चकरा गया। 5 बज गए थे। अरे उठो, 5 बज गए हैं। क्या तुमने अलार्म बंद किया था? अलार्म तो बजा ही नहीं,
मतलब तुमने सेट ही नहीं किया? अरे मुझे लगा कि आपने सेट कर दिया होगा। शिट यार, 6 बजे निकलना था। डोंट वरी, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को देखती हूँ। सब लोग काफी लेट उठे थे, इसलिए पूरे घर में भागम भाग चल रही थी। मम्मी बेचारी परेशान होकर इधर उधर भाग रही थी। आखिरकार 6 बज गए और पापा गट्टू चिंकी को लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। 6:30 बजे गट्टू चिंकी के स्कूल में रैली निकली। भारत माता की जय। फिर स्कूल में तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ और समारोह पूरा होते होते दोपहर हो गई। दोपहर 1 बजे गट्टू चिंकी पापा के साथ घर लौटे और खाना खाकर हॉल में बैठकर सब लोग गप्पे लड़ाने लगे। क्या जबरदस्त स्पीच दिया कर्नल मैम ने, मजा आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वो कह रही थी हम आज आजाद तो हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। हम सब या तो किसी के गुलाम हैं या फिर कोई हमारा गुलाम है। हम किसी के गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? और हमारा गुलाम कौन है? इन सवालों का जवाब उन्होंने हमें ढूंढने को कहा। पापा, हम किसके गुलाम हैं? कौन है हमारा गुलाम? नहीं तो आज हम किसी के गुलाम नहीं और ना ही हमारा कोई गुलाम है। हम सब आजाद हैं। मम्मी, आपको क्या लगता है, क्या हम सब आजाद हैं? सवाल सुनकर अब तक चुपचाप बैठी मम्मी अचानक बोल पड़ी। नहीं बेटा, हम सब पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। कर्नल मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम आज भी किसी के गुलाम हैं और आज भी हमारा कोई गुलाम है। अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन ये आजादी सीमित है, क्योंकि हमारे पर्सनल कामों के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। बाहर की छोड़ो, घर की बात करते हैं। स्कूल से घर आते ही अपने शूज और बैग्स सही जगह रखना गट्टू चिंकी का काम है, लेकिन उनके फेंके हुए बैग्स और शूज ढूंढकर मुझे सही जगह रखने होते हैं। तुम्हें ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है और अलार्म मुझे सेट करना पड़ता है। तुम अलार्म बंद करके सो जाते हो तो मुझे तुम्हें जगाना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे वो काम भी नहीं करते जो उनके लिए अच्छे हैं। हेल्प करना तो फिर दूर की बात। मतलब जैसे कर्नल मैम ने कहा, तुम सब मुझ पर डिपेंड हो, मतलब मेरे गुलाम हो। और आप विदाउट पेमेंट हमारे सारे काम करती हो, इसलिए आप हमारी। बस बेटा, आगे मत बोलना। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। सिर्फ देश आजाद हुआ है, हम नहीं, हमारे घर की महिलाएं नहीं। जाने अनजाने में हम महिलाओं को गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। हम हमारे छोटे छोटे कामों के लिए भी महिलाओं पर डिपेंड है। जब तक हम ये अपनी डिपेंडेंसी खत्म नहीं करते, तब तक हम खुद को इंडिपेंडेंट नहीं कहला सकते। बिल्कुल सही कहा पापा। सॉरी मम्मी, हम आज से आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे छोटे मोटे काम हम खुद ही करेंगे और ना ही खुद किसी के गुलाम बनेंगे और ना किसी को अपना गुलाम बनाएंगे। हम सबका अगला नारा आत्मनिर्भर बनना लक्ष्य हमारा। एक बूढ़ी माँ का घर कहानी का नाम है। एक छोटा सा गांव, टूटी हुई खपड़ैल की छत, दीवार पर एक पुरानी फोटो, एक जवान फौजी हंसता हुआ तिरंगे के सामने खड़ा। बूढ़ी माँ सावित्री देवी हर सुबह उस फोटो के सामने दिया जलाती और कहती है, तू लौट आना बेटा, बस एक बार और। गांव वाले समझते हैं कि उनका बेटा लेफ्टिनेंट अर्जुन करगिल युद्ध में शहीद हो गया था, पर माँ को यकीन है मेरा अर्जुन जरूर लौटेगा। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर माँ एक ही काम करती है। वो अलमारी से एक पुरानी चिट्ठी निकालती है और पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था, जब मैं सरहद पर तिरंगा फहराऊंगा तो तुम्हारी आंखों में गर्व होगा। अगर लौट कर ना आ पाऊँ तो रोना मत माँ, समझ लेना कि तिरंगे ने मुझे बाहों में भर लिया है। तुम्हारा बेटा अर्जुन। माँ हर बार इस चिट्ठी को पढ़ती है और फिर कहती है, मैं नहीं रो रही बेटा, बस धूप लग गई है आँखों में। गांव में नया स्कूल बना, नाम रखा गया शहीद अर्जुन मेमोरियल स्कूल।
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे भाषण देते हैं, तिरंगा फहराते हैं, पर माँ स्कूल नहीं जाती। कहती है, जब मेरा बेटा तिरंगा लेकर आएगा तब मैं खुद चलकर देखूंगी। लोग चुप हो जाते हैं, कोई उन्हें समझता नहीं। सब जानते हैं वो एक माँ है। माँ कभी उम्मीद नहीं छोड़ती। इस बार स्कूल में विशेष कार्यक्रम था। गांव का पोस्टमैन सावन एक लिफाफा लेकर माँ का घर आया। अम्मा, तुम्हारे नाम एक चिट्ठी आई है, उसने बोला। माँ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा हुआ था, अम्मा, मैं जानता हूँ कि आपने कभी हार नहीं मानी। मैं आज भी आपकी प्रार्थनाओं में जिंदा हूँ। मैंने तिरंगे की छाँव में अंतिम सांस ली, लेकिन मेरी हर सांस में माँ ही थी। आज अगर आप स्कूल जाएंगी तो देखोगी मेरा नाम जिंदा है। मेरी वर्दी मेरी चिट्ठी में मिल गई, मेरी मिट्टी में मिल गई, पर मेरी आत्मा अब भी तिरंगे के साथ लहराती है। मैं लौट आया हूँ माँ, आप अपने नाम में, अपने देश में और आपकी याद में। जय हिंद, आपका अर्जुन। ऐसा चिट्ठी में लिखा हुआ था। माँ चुपचाप चिट्ठी पढ़ती रही और फिर पहली बार 25 सालों में उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी, माथे पर तिलक लगाया और चल पड़ी स्कूल की ओर। बच्चे उनके लिए रास्ता बनाते हैं। मंच पर खड़े होकर माँ ने तिरंगे की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि अब तिरंगा ही मेरा बेटा है। हर माँ की गोद से एक बेटा तिरंगे की गोद में जाता है, पर वह लौटता है नाम में, याद में और हर उस तिरंगे में जो हवा में लहराता है। जय हिंद।